नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड के मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जमकर फटकारा। कपिल सिब्बल की भी बोलती बंद कर दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका रुख क्या होता। अदालत ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ लगाए गए आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित है और यही वजह है कि जांच एजेंसी इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने के भी संकेत दिए हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल में एसआईआर में हो रही समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट समीक्षा का यह काम दूसरे राज्यों में बिना किसी खास विवाद के हो गया, पर बंगाल समस्या क्यों बन रहा है। एसआईआर के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा। तो उधर टीएमसी के अंदर घमासान मचा हुआ है। ममता अपनी सीट भवानीपुर में फंस गई है। चुनाव आयोग ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से ममता को डबल झटका। चुनाव आयोग का एक्शन, क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आईपैक रेड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, आपने जो दोनों खबर सुप्रीम कोर्ट की जो ली है, इसके दो पहलू हैं। एक तो उसका लीगल पहलू है और दूसरा ममता बनर्जी जिस परसेप्शन के साथ चुनाव लड़ती हैं, मतलब इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी है। ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी, जो कह सकते हैं ना कि खासियत बंगाल के लोगों की नजरों में, कि ममता बनर्जी झुकती नहीं है, फाइटर है। आजकल यही चला गया है, यही टैगलाइन है, ममता द फाइटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फाइटर वाली इमेज को झटका दे दिया। ममता बनर्जी कानून के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। यह ज्यादा आप होशियार बनने की कोशिश मत करो, कोई फाइटर नहीं। मामला ऐसा बन रहा है कि आप जब भी सीबीआई की जांच इसमें दी जाएगी, सीधे सीधे ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी, बेल लेना पड़ेगा उनको। तो पहली चीज तो ये कि परसेप्शन खराब हो रहा है। जिस तरीके से लोगों के, ओ माय गॉड, ये एसआईआर के ऊपर भी निपट गई और ये जो ईडी वाला जो घुस करके ले आई थी, हम कुछ भी कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी पटक दिया। अब मामला आज मेंटेनेबिलिटी का था कि भाई ईडी होता कौन है, ये कहने वाला कि भाई इसमें सीबीआई। तो जजेस तो बैठे हुए थे वहां, वो जान रहे हैं कि सारा समस्या, जो चीजें पूरे देश में आसानी से हो जाती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के फंस जाती है और सरकार जानबूझ के इसमें जो है विलन का काम करती है। उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बता दो, आपने तो बताया, जस्टिस मिश्रा की तरफ से बोला गया कि भाई आपकी सरकार केंद्र में होती, कोई दूसरा मुख्यमंत्री ये काम किया होता तो क्या होता। कपिल सिब्बल से भी पूछा जाना चाहिए था, मनु सिंघवी से भी। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो बर्खास्त हो गई होती मुख्यमंत्री। अब तक प्रधानमंत्री थोड़ा कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं, आर्टिकल 356 लगाने में थोड़ा हिचकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है इस पूरी चीजों में, जजेस की तरफ से कहा गया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये साक्ष्य के ऊपर आधारित है। यही सबसे डेंजरस है ममता बनर्जी के लिए। और दूसरा, जो इसका लॉजिकल जो सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो, कि सीबीआई जांच ना करे तो क्या इन ईडी अधिकारियों को, जिनको डराया गया, धमकाया गया, जो इन्वेस्टिगेशन को विघ्न डाला गया, वो कंप्लेंट लेकर के बंगाल पुलिस में जाए, बंगाल सरकार के पास जाए, जहां के मुख्यमंत्री ने स्वयं ये काम किया है। तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो आज की जो कार्रवाई हुई है उससे तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी समस्या में,
गिरफ्तारी तक ये मामला जो है वो पहुंचेगा। बिल्कुल, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूड भी वही नजर आ रहा है सर, क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोला है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यों के आधार पर ही आधारित है, ममता बनर्जी पर जो आरोप लगे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट अब सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है? देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हाँ। और लगातार सुनवाई चल रही है, आगे भी सुनवाई होगी, लेकिन जो वकील इन लोगों ने तय किए थे, यानी 3 वकील सुप्रीम कोर्ट में थे ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी का केस लड़ रहे हैं कल्याण बनर्जी, बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और डीजीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी। ये तीनों बड़े बड़े वकील वहां सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 ये कौन से प्रावधान के तहत इनको आना चाहिए था। आप आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको कंप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। आप रिट पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए? क्योंकि ईडी कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, सिटीजन नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मामला, 9 जजों की बेंच का फैसला, उन चीजों को लेकर ये टेक्निकल इशू क्रिएट करने की कोशिश करते रहे। इन लोगों का मानना है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा, सीबीआई की जांच की अनुमति मिल गई, तो उसके बाद जो तथ्य अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हैं उनसे ज्यादा बड़े फैक्ट एविडेंस सीबीआई लेकर आएगी। तो उसके बाद तो ममता बनर्जी का बचना मुश्किल है और डीजीपी का भी बचना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में एक ही काम इन लोगों के पास होता है, टेक्निकल इशू क्रिएट करो, संविधान की बात करो, संवैधानिक बेंच की बात करो और पुराने मामले को लेकर कम से कम ये मुकदमा ही खारिज करवाने की कोशिश करो। यही काम कपिल सिब्बल ने करना शुरू किया। कपिल सिब्बल चूंकि बंगाल सरकार की तरफ से थे तो उन्होंने अपना आर्गुमेंट पेश किया कि नहीं, देखिए, अगर इसके पास अधिकार ही नहीं है ईडी के पास कि एक रिट पिटीशन दायर करे, तो फिर इस मामले की सुनवाई क्यों होनी चाहिए। इसी पर जस्टिस पीके मिश्रा ने कहा कि अगर आपको ईडी के रट लगाना है, अगर एक ही बात करनी है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है तो इसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो ये सामान्य केस नहीं है, इसको हम दूसरे तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि यहां पर चीफ मिनिस्टर खुद जाती है तो उनकी सरकार के पास जाकर क्या ईडी के अधिकारी अपील करेंगे कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ? ये चीफ मिनिस्टर तो खुद इन्वॉल्व है। इसी पर बार बार ये कपिल सिब्बल कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आपने पहले कैसे एज्यूम कर लिया कि चीफ मिनिस्टर ही विलेन है। और इसी बात को लेकर बहस भी हुई, कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाया गया कि हम एज्यूम नहीं कर रहे, हम एविडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर साक्ष्य है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, साक्ष्य नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और हमारे सामने साक्ष्य रखें, इसके रेमेडी पर बात कीजिए कि करना क्या चाहिए। आप इसे खारिज तो करवा देंगे, लेकिन इसका उपाय क्या है? कोई उपाय तो दोगे कि कहां कंप्लेन किया जाए। हम यहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ना आए तो किसके पास जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए तो वहां सरकार को बर्खास्त करने की मांग होगी, तो उसके बाद आप लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इसलिए रेमेडी तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही जाएगा और इसके लिए सबसे बेहतर साधन है कि इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी ये तय कर लेगा कि ममता बनर्जी ने गलत किया, डीजीपी ने गलत किया या नहीं किया। डीजीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी भी वही तर्क दे रहे थे जो पिछले 2 सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दिया कि आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, और इन्हीं बातों को लेकर अलग अलग आर्गुमेंट हुई। लेकिन जज, जो दोनों जज बैठे थे, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस अंजारिया, वो कन्विंस नहीं हो पाए। वो यही बात करते रहे कि नहीं, अब ये मामला ऐसे दौर पे चला गया है कि अगर इसमें हम इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करते तो ये चारों तरफ फैल जाएगा और अलग अलग स्टेट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ऐसा विवाद क्रिएट हो जाएगा जिसके बाद हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये तो लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है, सीबीआई की जांच होगी। और सीबीआई की जांच होने का मतलब है कि चुनाव से मतलब नहीं है। ये बातें उठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि चुनाव चल रहा है तो ऐसे समय में ऐसे फैसले नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव से हमें लेना देना नहीं है, कौन पार्टी सरकार बनाएगी, कौन जीतेगी हारेगी, उससे मतलब नहीं है। हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं और चुनाव आता जाता रहेगा, इस पर फैसला भी उसके बीच ही आ सकता है। मतलब ये तो लग रहा है कि चुनाव से मतलब नहीं है,
ये अप्रैल में फर्स्ट या सेकंड बीच में ये फैसला आ जाएगा कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होगा। और इसी तरीके की बात एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर थी, वहां भी इनके वकील बैठे थे कि नहीं नहीं एसआईआर में तो जाति हो रही है। 2 लाइन सीजीआई ने बोला, सीजीआई ने 2 लाइन ही बोला, जो आपने पहले ही बताया है कि अलग अलग स्टेट में हो रहा है, आपके यहाँ ये दिक्कत क्यों हो रही है। ओवरबर्डन पड़ रहा है उन लोगों के ऊपर जो कि अभी इन सुनवाई कर रहे हैं, लगातार ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, जुडिशियल बॉडी वहां पर सुनवाई कर रही है। अब हम ये बर्डन नहीं झेल सकते, एक और सुनवाई होगी आगे कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देखें, हम इन मामलों में नहीं पड़ेंगे। मतलब ये एसआईआर की प्रक्रिया में भी इनके सारे तर्क थोथले ही साबित हुए, यानी कि ममता बनर्जी को डबल झटका तो लगा है और डबल सजा मिलने की भी संभावना है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें तो लगता है कि गिरफ्तारी होगी, आज हो, कल हो, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो। और सजा अगर चुनाव के बीच में ही मिल जाती है, फैसला कोर्ट का आ जाता है, तो ममता बनर्जी क्या करेंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में इस तरह से फंसी है कि ना ही प्रचार हो पा रहा है, ना ही पार्टी को संभाल पा रही है, और चुनाव आयोग जिस तरह के फैसले ले रहा है वो भी तो एक बहुत बड़ी देखिए बात तो वही है ना, परसेप्शन। ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ममता बनर्जी या कोई भी पॉलिटिशियन का ध्यान ये होता है कि ऐसी कोई घटना न घट जाए जिससे वो चुनाव हार जाए। उनका ध्यान चुनाव के ऊपर है। और ये जो हम अपने दम पे, अपने मनमानी से हम सरकार चलाएंगे, बंगाल में सब कुछ मेरा राज चलेगा, ये परसेप्शन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तोड़ा गया है। आप इस चीज को समझिए, क्या हुआ, क्या होगा, जांच में क्या होगा, वो कम इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी के लिए। ये जो परसेप्शन है कि शी हैज बीन कॉट रेड हैंडेड, अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, ममता बनर्जी तो गई, ये परसेप्शन जो है ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरनाक है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसी ने गलत सजेशन दे दिया ममता बनर्जी को, क्योंकि हर जगह परसेप्शन जो है वही हिट हो रहा है। अब आपने क्या किया कि उनका जो विधानसभा है उसके रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि चलो बाहर निकलो, हो गया तुम्हारा काम, अब कोई दूसरा हम वहां पे अपॉइंट करेंगे। ममता बनर्जी की यह हालत हो गई, बंगाल में रहते हुए अपने ही कंस्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर उसको हटा दिया गया और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही है। अगेन आप इस चीज को समझिए। और जिस तरीके से बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो, अब तो बंगाल से ये भी खबर आ रही है कि लोग वहाँ पुलिस कम और सेंट्रल फोर्सेस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सड़कों पे खुल्लम खुल्ला अब जो वही लोग हुड़दंग कर रहे हैं। ये इस तरह की खबरें ये टीएमसी के लिए बड़ा खतरनाक है। कारण ये है कि अब ये भी चल रहा है, बीच बीच में कोई खबर निकाल दे रहा है। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, कि पिछली बार ये कूच बिहार या अलीपुर द्वार के अंदर ये 4 टीएमसी के लोगों को सीआरपीएफ वाले ने मार दिया था। अब वो कहानी, वो चीज़ कि भाई पिछली बार जो है तमाशा करने की कोशिश की तो 4 को मार दिया। इन लोगों को ये बंगाल में ये बाकायदा जो है मैंने लोगों के बीच है कि सेंट्रल फोर्स को शूट एंड साइट का जो है ऑर्डर मिला हुआ है, जो मिलेगा उसको मार दिया जाएगा। तो ये खलबली मची हुई है। इलेक्शन कमीशन एक दिन 24 घंटा बीतता नहीं कोई एक ऐसा फैसला सुना देती है, ऐसा एक्शन ले लेती है कि ममता बनर्जी के वो उस परसेप्शन कि आई एम अ फाइटर, उस फाइटर वाले परसेप्शन के ऊपर जो है बहुत कड़ा प्रहार हो जाता है। इलेक्शन कमीशन तो रोज एक नए झटके दे रहा है। लेकिन सर, रिटर्निंग ऑफिसर्स तो कई विधानसभा क्षेत्र के बदले गए हैं, लेकिन भवानीपुर का भी नाम जुड़ा हुआ है। वहां के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बदलने से ममता की मुसीबत कैसे बढ़ रही है? देखिए, ममता की मुसीबत ये चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। इन लोगों ने पूरा कैंपेन डिजाइन जो किया, पहले से जो इनकी रणनीति चल रही थी, उस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था कि किस सीट पर कितना मार्जिन रहा है, कौन से सीट पर हमें 50,000 से ज़्यादा मार्जिन रहा है, कौन से सीट पर हम 20 से 25,000 से जीते हैं, और कितनी सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से नीचे से जीते हैं। अब इसी में इन लोगों का बदलाव होता था कि देखो, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, किसी विधायक के खिलाफ होगा, हम लगातार 2 बार से जीतते रहे हैं, जहां 3 बार से जीतते रहे, उन जगहों को थोड़ा कमजोर कर लो, वहां पर जीत की संभावना कम है। लेकिन जहां हम हारते रहे हैं, वहां विधायकों के खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के होंगे,
तो उन विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। उस जगह पर मार्जिन को देखो। अब मार्जिन के ये कैलकुलेशन जो इन लोगों ने किया, एसआईआर ने उस कैलकुलेशन को तोड़ दिया। अब ममता बनर्जी की अपनी ही सीट है, 58,000 वोट से जीती थी, और जब जीती थी तो मुख्यमंत्री का चुनाव था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। आज वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है, बल्कि अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उनकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। तो अभी ये लोग उलझे हुए हैं कि अभी तक जो वोट कटे हैं और सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो आएंगे, 60 लाख छोटे मोटे संख्या नहीं होती, 8.5% के करीब है, और वो भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहां ममता बनर्जी के वोट आधार बड़े हैं। और उन जगहों से अगर एक विधानसभा से 40,000, 35,000, 50,000 कट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि हमारे कितने वोट कटे हैं। अगर कमरे में बैठकर आप सोचोगे कि नहीं नहीं इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के वोट भी होंगे, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। और पिछली बार से जो लगातार ये कैंपेन संभाल रहे थे, स्ट्रेटजी बना रहे थे आईपैक वाले, वो इसी को आधार बनाते थे, आंकड़ों का खेल खेलता था प्रशांत किशोर भी। लेकिन इस बार जो आंकड़ों के खेल में ममता बनर्जी उलझी है, इसमें समझ नहीं आ रहा कि जहां 10, 15, 20 हजार से भी जीते थे, वहां पर वोट कटने के बाद वो निगेटिव में हो गए कि अभी भी हमारे पास पॉजिटिव आइडिया है। तो इसलिए जो टीएमसी की मीटिंग चल रही है, उसमें यही कैलकुलेशन दोहराया जा रहा है कि कौन कौन सा क्षेत्र कितने कैंपेन हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह ममता बनर्जी नहीं पहुंच सकती, हर जगह अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंच सकते। कमजोर इलाकों पर फोकस किया जाता था, अब तो लग रहा है सारा कमजोर इलाका है, तो फिर भवानीपुर में भी वैसे ही फंसी है जैसे दूसरे जगह पर फंसी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक ईडी रेड मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फिर फटकार लगाई और पूछा है कि ईडी के अधिकारियों के मौलिक अधिकारों का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट से ममता को करारा तमाचा लगा है, उनके वकीलों की भी फजीहत हुई है। साथ ही एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त है, जो ममता के लिए और भी ज्यादा बड़ा झटका है। साथ ही चुनाव आयोग की सख्ती ममता का खेल और ज्यादा बिगाड़ रही है। ममता बनर्जी बुरी तरफ से चारों तरफ से फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।